Hello friends, welcome to the Central Digital School. So guys, कल हमने फ्री फॉल इंट्रोड्यूस कर दिया था। आज हम फ्री फॉल डिटेल में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको लिखवाया था फ्री फॉल डेफिनेशन। इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली only due to gravity, gravitational force is known as free fall. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। जैसे कि सेब पेड़ में लटका था, लेकिन ग्रेविटी की वजह से जैसे ही वो पकने लगा और वो जब डिटैच हो गया, और डिटैच होने के बाद किसी ने उसे पेड़ से फेंका तो नहीं था, अपने आप आके धरती पे गिरा, तो इस चीज को कहते हैं फ्री फॉल। मान लो पंखा यहाँ पे बंधा है, ऐसा ना हो कभी पंखा गिरे नीचे, लेकिन पंखा यहाँ पे बंधा है और अगर टूट जाए अपने आप तो नीचे गिरेगा, किसी ने फेंका तो नहीं नीचे। इस तरह से फ्री फॉल का मतलब जो ऑब्जेक्ट अपने आप धरती की तरफ आकर्षित होकर गिर जाता है उसे फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल में देख रहे हैं आप, जैसे ऊपर से गिर रहा है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, सीधे एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं फिजिक्स में। तो ऊपर से नीचे बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। इट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन डायरेक्शन। ये चेंज का सिंबल है, केमिस्ट्री में आप यूज करते होंगे, मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए इसे यहाँ पे यूज कर लिया। इट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन डायरेक्शन, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी। कुछ समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी। पहले लेसन को देखिए, मोशन वालों को चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन। एक छोटा सा फैक्टर इसमें ऐड करना पड़ता है डेफिनेशन में, वो तो होता ही है वैसे, लेकिन डेफिनेशन स्पेसिफिक बोलने के लिए बहुत जरूरी है स्पेसिफिक बोलना। चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is known as acceleration. Change in velocity with respect to time is known as acceleration. Time बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन किसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स of the earth. This acceleration due to gravitational force of the earth, gravitational force, ठीक है, of the earth is known as gravity. It is denoted by small g. जब धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई चीज धरती की तरफ आकर्षित होती है, उस पर और दूसरा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली धरती का ही फोर्स लग रहा है, तो उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर शॉर्ट में ग्रेविटी कहा जाता है। इट इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड स्क्वायर जो है ये डिनोमिनेटर में ही है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, बट ये एक लाइन में लिखने के लिए यहाँ पर लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज कर दिया गया है। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज करके इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया गया है। स्क्रीन में यहां तक आ रहा है? ओके, लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज करके एक ही लाइन में लिखने के लिए यहां पे यूज कर दिया गया है। इट इज सेम एज, ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये बिल्कुल सेम है किसके? एक्सीलरेशन के बराबर है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम है। कैसे? डायमेंशनली सेम है। व्हाट इज डायमेंशन? 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि डायमेंशनली सेम है मतलब क्या है? इन दोनों की यूनिट सेम है। ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन, और ये भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही इसकी यूनिट होगी। आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा
फार्मूला बेस्ड देखेंगे आगे क्या होना है। पहले तो आप वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन और ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए। ये डेफिनेशन है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्री फॉल की, इतनी तो कम से कम लिखनी ही लिखनी है। इसमें एक चीज और होती है, वो हम अभी कैलकुलेट करके बताएंगे, इसीलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है। ओके, आप चाहो तो यहीं पे लिख लो, क्योंकि आगे पीछे हो जाएगा एग्जाम में तो आपको ये माना जाएगा कि आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। यहाँ पर सीक्वेंस के थ्रू चलेंगे तो हम बताएंगे द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द accepted value of g is equals to small g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेप्टेड वैल्यू है, लेकिन कभी कभी हम इसे देखो 9.8 है, 5 से ज्यादा है, 9.5 से ज्यादा है, तो ये अगर राउंड अप किया जाएगा नियरेस्ट 1 में 10 हो जाएगा। कभी कभी फॉर कैलकुलेशन पर्पस अगर दिया गया हो क्वेश्चन में तो इसे 10 भी ले सकते हैं। समटाइम्स इट इज टेकन एज 10। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आप कहीं उसे याद ना कर लें। कभी कभी इसे 10 ले सकते हैं जब क्वेश्चन में दिया गया हो। जब क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखना है। अब ये वैल्यू आई कहां से, इसलिए मैंने लिखा नहीं था, ये कहां से आई मैं भी आपको बताऊंगा। ये पहले वीडियो पॉज करके इतनी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए। करिए पॉज वीडियो, ठीक है, लिख लो। देखो फिजिक्स में 9th की जो फिजिक्स है, पूरी की पूरी फिजिक्स, लगभग पूरी की पूरी 90% से भी ज्यादा फिजिक्स न्यूटन भाई साहब ने लिखी है। ओके, तो जब न्यूटन भाई साहब ने लिखी है तो इसमें 3 चीजें लगती हैं। न्यूटन भाई साहब के नियम तो इसमें हर जगह पे लगेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। भाई न्यूटन भाई साहब ने लिखा है पूरा फिजिक्स 9th का, तो पूरा 90% मुझे लगता है न्यूटन भाई साहब ने ही लिखा है, तो उनके नियम तो लगने ही लगने हैं। F इज इक्वल टू ma, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, g से। F इज इक्वल्स टू mg। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आगे देखिए, अब ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये तो फोर्स हो गया, ठीक है, यही फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। यहां पर मैं सारी चीजें आपको नहीं बताना चाहता कि ये F क्या है, फोर्स है, ये M क्या है, मास है, ये A क्या है, एक्सेलरेशन है। साइड में लिखूं ये सब, M इज इक्वल टू मास, A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू फोर्स, फिर वही चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, G इज इक्वल टू ग्रेविटी। ये अंडरस्टूड करने वाली चीजें हैं। बार बार आप वीडियो को देखोगे, किताबों को पढ़ोगे, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। बार बार मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, ना आप बोर हो जाओगे लिख लिख के, क्योंकि यही चीजें हैं बस, और क्या है। अब इसमें बता देता हूं मैं ओरली। G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, M बड़ी बॉडी का मास, M छोटी बॉडी का मास, D डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो ये F इज इक्वल टू mg, ये इक्वेशन 1 मान रहा हूं मैं, और F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 मान रहा हूं मैं।
अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स मैंने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, F इज इक्वल्स टू mg। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे कैलकुलेट कर दिया, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू GMM अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन मान लो कि ये डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर पर फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू mg, और इसी डस्टर पर किसके द्वारा, अर्थ और डस्टर के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अर्थ के द्वारा एग्जर्ट किया हुआ फोर्स। अब इसी डस्टर पर ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स लगा दिया, GMM अपॉन डी स्क्वायर। इस डस्टर की और धरती के केंद्र की दूरी जो है वो d बन जाएगी, डी स्क्वायर हो जाएगा, g 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, m धरती का मास, छोटा m डस्टर का मास, ठीक है। तो ये फोर्स होगा, भाई फोर्स लग तो इसी पे रहा है, लगा धरती ही रही है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल ना हो जाएंगे, क्यों ना हो जाएंगे, बिल्कुल ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम इन दोनों फोर्स को इक्वेट करके देखते हैं। ओके, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, राइट, mg इज इक्वल टू GMM अपॉन डी स्क्वायर, राइट। देखिए यहां जो स्मॉल m है मल्टीप्लीकेशन में है, यहां आके डिवीजन में हो जाएगा, यहां स्मॉल m क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, इधर भी मल्टीप्लीकेशन में है, इधर से मैं एक m इधर ले जाऊं तो ये डिवीजन में आ जाएगा, mg अपॉन m इज इक्वल टू बचेगा क्या, gm अपॉन डी स्क्वायर, बच गया। अब देखो m1 जा m1 जा m की टेबल बना दी मैंने, g इज इक्वल टू स्मॉल g जो है, स्मॉल g दिस इज इक्वल टू GM अपॉन डी स्क्वायर। कितना आसान है, कुछ मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। ये स्मॉल g की वैल्यू हमें पता चल गई है, स्मॉल g की वैल्यू हमें पता चल गई है, सिर्फ अभी क्या है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है। ये कब के लिए है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा दूरी पर हो, धरती से बहुत ज्यादा दूरी पर हो, तब ये g की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाएगा। मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है धरती की सतह पर है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये है सरफेस ऑफ द अर्थ, ये है अर्थ, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आप फेंकोगे भी तो कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं फेंक पाओगे, क्योंकि अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में रखा है या ऊपर रखा है, थोड़ा सा ऊपर फेंका भी है, तो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस बहुत कम होता है। अर्थ की रेडियस कितनी होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। अर्थ की रेडियस देखो आपकी किताब में दी गई है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, EARTH, रेडियस ऑफ अर्थ, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, R इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये अर्थ की रेडियस है। अर्थ की रेडियस क्या है, बुक में दी गई है आपके, अर्थ की रेडियस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। इसके बाद देखिए, अगर इतनी बड़ी मतलब 6 को अब मैं इसको लिखना चाहूंगा थोड़ा सा विदाउट यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस, इसमें 6 4 ओके, कितने 10 टू द पावर 6 यानी 10 में एक के आगे 6 जीरो है, यहां पर था पॉइंट, एक प्लेस चला गया, 2 प्लेस, 3 प्लेस,
4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस। अब गिनो इसको, 64 लाख मीटर। कितने मीटर बेटा? 64 लाख मीटर। ये जो पॉइंट यहां पर था, मैंने इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 पॉइंट अब यहां पे आ गया संख्या के आखिरी में। आखिरी में पॉइंट देने का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट 00 लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये समझ लो 64 लाख मीटर। धरती की रेडियस कितनी है? 64 लाख मीटर। तो इस कंपैरिजन में आप गेंद अगर उछालोगे, कितनी उछाल लोगे? 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। आई बात समझ में? इतनी ऊपर उछाल लोगे। 100 मीटर कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, 1 किलोमीटर उछाल देगा भाई, बस, इससे ज्यादा थोड़ी। 1 किलोमीटर भी नहीं उछाल पाएगा कोई गेंद। हाँ, तो ये अर्थ की कंपैरिजन में अगर इसके नियर द सरफेस, तो वो नियर ही माना जाएगा। उछाली हुई गेंद नियर, बिल्डिंग भी जितनी भी ऊंची है वो सब अर्थ के सरफेस के नियर। मान लो कि ये है बुर्ज खलीफा वगैरह, इस तरह से कोई बनी है, वो भी इतनी सी होगी जो इस अर्थ की रेडियस है उसके कंपैरिजन में, तो वो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ही माना जाएगा। तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करती है, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एग्जर्टेड फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज। अर्थ के सेंटर से यहां पर, तो ये सरफेस पर ही है, तो ये रेडियस के बराबर ही हुआ ना डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट का और सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या बना? रेडियस ही तो बना बेटा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है डी फॉर द ऑब्जेक्ट्स नियर, फॉर द ऑब्जेक्ट्स नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या होगा? ये फॉर्मूला रिप्लेस होके क्या बन जाएगा? जी स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ताकि जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि कार गिर रही है, बॉल गिर रहा है, या फिर पंखा गिर रहा है, जो भी हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे, फिर हम जी की वैल्यू पुट कर सके, वो कैलकुलेशन हम इसके आधार पर करेंगे। जी की वैल्यू मैंने आपको बताई, आपकी बुक में लिखी है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। अभी मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, ओके, क्योंकि मुझे पता है इसकी यूनिट तो आखिर में मीटर पर सेकंड स्क्वायर आनी है, तो यूनिट लिखूंगा फिर कैंसिल करूंगा। क्या होती है वैसे यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, मास ऑफ द अर्थ, देखो ये रेडियस ऑफ द अर्थ थी, मास ऑफ द अर्थ, अर्थ बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अर्थ बड़ा है, बाकी ऑब्जेक्ट छोटा है। मास ऑफ द अर्थ आपकी एनसीईआरटी में कितना दिया है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, ये है मास ऑफ द अर्थ। ओके, जीएम 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। इसको डिवाइड करेंगे रेडियस के स्क्वायर से, रेडियस के स्क्वायर से 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन मैं किसी दिन फुर्सत में समझाऊंगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी आ जाती है, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ना किसी वीडियो में मैं जरूर आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, जिसमें सारी कैलकुलेशन हो रही होगी। कुछ नहीं है, ये जो 10 स्क्वायर है, ये 10 टू द पावर -11 ये नीचे आ जाएगा, ये 10 की पावर 6 को स्क्वायर तो 10 की पावर 12 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 12 प्लस 10 की पावर 24 ये ऐड हो जाएंगे, 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसमें डिवाइड कर देंगे 6.4 से। इस तरह से करना है,
बहुत इजी कैलकुलेशन है, किसी हम पीरियड में सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करेंगे। आगे आगे देखते हैं बेटा आगे क्या है। अब यहां तक तो जी की बारे में मैंने बता दिया, जी की वैल्यू के बारे में भी बता दिया कि जी की वैल्यू ऐसी आई कहां से, वो डेरिवेशन भी बता दिया। अब आप वीडियो पॉज करके क्या करो, ये सारा कुछ लिख लो, F इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सब कुछ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो पॉज करके लिख लो। आपको बिल्कुल क्वालिटी टीचिंग मिलेगी। अभी सिर्फ थ्योरी चल रही है, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए थ्योरी बहुत जरूरी होती है, वरना समझ में आएगा नहीं। और आप कैलकुलेशन में फिर शुरू में तो इजी लगेंगी, लेकिन जब 2-4 दिन हो जाएगा आप उसको नहीं देखेंगे तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट लगने लगता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स किसी भी फील्ड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपको नीट क्लियर करनी हो, जेई मेन क्लियर करनी हो, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना हो, सरकारी नौकरी, बिजनेस भी करना हो, तो मैथ बहुत जरूरी होता है, फिजिक्स बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अब आगे टॉपिक में कुछ खास बचा नहीं है इस फ्री फॉल में, सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जहां पर a लगा है, a एक्सेलरेशन, अब हम बात फ्री फॉल की कर रहे हैं तो ये a रिप्लेस हो जाएगा g से। किससे? g से। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ग्रेविटी। ओके, g से, ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें सिर्फ a की जगह पे g आ जाता है और आगे कैलकुलेशंस g के आधार पर, यानी एक्सेलरेशन ये मान के चलो कि कहीं कहीं पे 10 दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो एक्सेलरेशन जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके आपको चलना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, पढ़ते रहिए फिजिक्स और जुड़े रहिए सेंट्रल डिजिटल स्कूल से।